वैसे आज सर्वप्रथम जब हम कल की बात करते हैं, यानी बीते हुए कल की बात करते हैं, तो इस धरती के ऊपर, जैसा कि अभी आपके कार्यक्रम अध्यक्ष जी ने बताया, बहुत ही गौरवशाली कर रहा है। ये दादाजी की धरती, ये भारत के विख्यात राष्ट्र कवि माखनलाल जी की धरती, भारत में स्वर की अप्रतिम प्रतिभा के प्रतीक किशोर कुमार जी की धरती, और ये सारे के सारे कहां से निकलते हैं? यहां से थोड़ी ही दूरी पर ओंकारेश्वर का यह क्षेत्र, जिसके लिए हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। यानी समस्त कामनाएं, इच्छाएं जहां उत्पन्न होकर अपनी परिणति को प्राप्त करती हैं, ऐसी धरती। और यहां एक बात और याद दिला, अगर आप सबको ध्यान हो कि ओंकार का महत्व क्या है, कि भगवान कृष्ण ने जब गीता में अपना विराट रूप दिखाया और उन्होंने बताया कि मैं इसमें अमुक में ये हूं, अमुक में ये हूं, तो उन्होंने क्या कहा? प्रणवों में मैं ओंकार हूं। यानी भगवान के नामों में ओंकार हूं। तो ओंकार भगवान के नामों में भगवान कृष्ण के अनुसार सबसे सर्वोच्च स्थान है। और यहां पर आपने देखा आदि शंकराचार्य जी की वो विशाल प्रतिमा स्थापित की जा रही है। आदि शंकराचार्य जी वह महापुरुष जिन्होंने संपूर्ण भारत का एकीकरण किया, जिन्होंने ज्ञान के उस स्वरूप का प्रतिपादन किया जिसके लिए, अगर आप सब लोगों को पता हो अथवा कुछ लोगों को न पता हो, उपनिषदों का किसी प्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद जिसने किया है, वो जर्मन भाषा में अनुवाद किया एक जर्मन विद्वान ऑर्थर शोपेनहावर। और उसने कहा कि उपनिषदों का ज्ञान मनुष्य के ज्ञान की पराकाष्ठा है। उसने कहा कि उपनिषदों का वाक्य जो आदि शंकराचार्य जी ने दिया था, तत्त्वमसि, कोई भी जाकर ये चेक कर सकता है, चाहे तो आप नेट पे भी चेक करेंगे तो मिल जाएगा। उन्होंने कहा यह मेरी दृष्टि में महावाक्य है। कौन कह रहा है? एक जर्मनी का विद्वान कह रहा है कि उपनिषदों का वह ज्ञान जिसका कि सार आदि शंकराचार्य जी ने प्रतिपादित किया, वो मेरी दृष्टि में महावाक्य है और मनुष्य के ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो आप सोचिए कि अगर हम उस धरती पे हैं, और यहां मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, ये बदलाव इस समय बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। बदलाव सिर्फ इतना ही नहीं है, आज जब हम यहाँ एकत्र हैं, आने वाले समय में दीपावली का मौसम भी आ रहा है और चुनाव का मौसम भी आ रहा है। पर इन दोनों मौसमों में पिछली बार के मुकाबले अंतर क्या है? एक बड़ा अंतर यह है कि अब चुनाव का मौसम एक अलग संदेश लेके आ रहा है। जब पिछले संसद सत्र में पहली बार भारत की संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है, और वो संयोग देखिए कि हमारी संसद का श्री गणेश चतुर्थी को हुआ, और संसद में के नए भवन में जो पहला अध्यादेश पारित हुआ वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ। अर्थात महिलाओं को अब भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में समुचित प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त किया। और उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले भारत दुनिया में चंद्रमा के उस अछूते कोने को छूने वाला पहला देश बना जहां आज तक कोई नहीं गया। और आपको पता ही है कि चंद्रमा या किसी भी ग्रह के ऊपर कोई भी देश जाता है तो उस देश को यह अधिकार होता है कि वो चाहे तो उस पर जो भी नाम देना है उस पॉइंट को दे। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको क्या नाम दिया? पॉइंट शिव शक्ति। अरे तभी समझ लेना चाहिए था कि शिव के साथ अब शक्ति को भी स्थान मिलने का समय आ गया है। तो जो हमारे तमाम विरोधी कह रहे थे ना कि ये सब क्यों बुलाया गया है, किस लिए, समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, समझने का संकेत प्रधानमंत्री जी ने दे दिया था, समझने वाले समझ रहे थे, ना समझे हुआ नारी था। अब देखिए, इसके ये दर्शाता है कि भारत एक नए स्वरूप। उससे पहले हमने G20 आयोजित किया। यह भारत के इतिहास में पहला मौका था जब दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में। और यह भी एक सुखद अवसर था कि उस G20 को आयोजित करते समय
भारत उस G20 की अध्यक्षता ही नहीं कर रहा था। भारत उस G20 में 7.8% की विकास दर के साथ विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से विकसित होने वाला रहा। और फिर इतना ही नहीं था, वो पहला G20 हुआ जो केवल दिल्ली के लुटियन जोन की किसी इमारत में बैठकर होने वाला नहीं था, जिसने भारत के 60 से अधिक शहरों में भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर भारत की विविध प्रकार की संस्कृतियों को हमारे विदेश के लोगों को दिखाया। और इस G20 ने एक और चीज दिखाई, वो कश्मीर जहां कभी ISIS और पाकिस्तान के झंडे दिखते थे, जहां पथराव होता था, जहां बम चलते थे, वहां श्रीनगर में G20 का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह दर्शाता है कि भारत कैसा बदलाव आया। और जब हम कल, आज और कल की बात करते हैं, तो इसी मध्य प्रदेश में कल, यानी हमारी सरकारें आने से पहले का कल क्या था, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बोला था 2003 के चुनाव से पहले, आप लोगों को याद हो, कि चुनाव विकास के आधार पर नहीं जीते जाते, चुनाव तो मैनेजमेंट और समीकरणों के आधार पर जीते जाते हैं। ये कल था, ये सोच थी कल वालों की। मगर हमारी सरकार ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद और मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी ने विकास के उन शानदार कामों को करते हुए उस सोच को बदला कि चुनाव विकास के आधार पर जीते जा सकते हैं। जब प्रधानमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री बने 2001 में, अगर आपको याद हो, 20-22 साल पहले भारत में वातावरण ये था, एक प्रचलित धारणा ये थी जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, यानी कोई भी दल सत्ता में आता है, कुछ समय सत्ता में रहेगा, उसके बाद उसके खिलाफ माहौल बन जाएगा और अगली बार वो चुनाव हार जाएगा। ये माना जाता था जो एक बार सरकार में आ गया वो अगली बार हारेगा। मगर मोदी जी ने आकर विकास के शानदार कार्य, जन कल्याणकारी योजनाएं, गरीब और वंचित तक विकास की उस किरण को पहुंचाकर ये दिखाया कि यदि आप शानदार विकास का काम करेंगे तो उस एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील किया, यानी निरंतर हमारी सरकार बनती रही। और यहां भी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में केवल 2018 में जहां जरा से मामूली के अंतर से कुछ चूक गए थे, उसको छोड़ दें, तो 2003 से लेकर आज तक बार बार सरकार में आकर विकास के द्वारा कैसे मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है वो सिद्ध किया। विकास की दृष्टि से देखें तो आपके शहर में ही, आपके इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा, हाइड्रो पावर और जल को लेकर जो अभूतपूर्व विकास के कार्य हुए हैं। एक दौर था जब यहां मैंने सुना है कि पानी के टैंकर आया करते थे, करोड़ों रुपए नगर निगम का केवल टैंकरों की आवाजाही के लिए व्यय हो जाता था। वहां आज जल की जिस प्रकार की उपलब्धता, पानी की जो उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, ये विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और विकास के प्रति भाजपा की क्षमता का प्रतीक। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब पानी की उपलब्धता यहां सुनिश्चित हो ही गई है, तो उस पानी का मान, यानी पानी का पानी इस क्षेत्र की जनता अवश्य रखेगी, ऐसी मैं कामना करता हूं। क्योंकि आप सबको पता है कि पानी का अर्थ जल भी होता है और पानी का अर्थ आपके मन की सम्मान, स्वाभिमान की भावना भी होती है। जिसे कहा गया, रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून। बिना पानी के सिर्फ हमारा जीवन ही सूना नहीं हो जाता है, बिना आत्म गौरव के हमारा समाज और हमारे राष्ट्र की चेतना भी सूनी हो जाती है। और इसीलिए आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद विकास और राष्ट्र गौरव दोनों का काम किया। हमारी सरकार ने भी नर्मदा नदी का जल यहां तक लाकर विकास के नए स्वरूप को सामने प्रस्तुत किया। फिर चाहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इंदौर में बन रहा है, जिससे आने वाले समय में इस पूरे परिक्षेत्र में बहुत भारी मात्रा में रोजगार का सृजन होगा, उसका विकास का मार्ग प्रशस्त करना हो, अथवा जैसा मैंने भी बताया कि ओंकारेश्वर में 108 फुट ऊंची आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा हो, या महाकाल का लोक हो, अथवा सागर में संत रैदास जी का 100 करोड़ से बनने की लागत से बनने वाला भव्य मंदिर हो, भारतीय आत्म गौरव के उन सारे विषयों को भी उतनी ही प्रखरता के साथ आगे रखा। मैं ये भी बताना चाहता हूं कल क्या था और आज क्या है।
केंद्र में हमारी सरकार आने से पहले जो कल था, अगर आप याद करिए, 10 और 12% की महंगाई की दर हुआ करती थी। विकास की दर महंगाई की दर से कहीं कम थी। और ये बहुत से लोग गैस के सिलेंडर की जो बात करते हैं ना, मैं सारे लोगों से कहता हूं जाके चेक कर लीजिए, आपको नेट पे अवेलेबल है। जनवरी 2013 में गैस का सिलेंडर 1241 रुपए, जिस 400 रुपए के सिलेंडर की बात करते हैं वो 400 रुपए का सिलेंडर सब्सिडी का सिलेंडर। जैसे आज उज्ज्वला योजना में पहला सिलेंडर मुफ्त दिया जाता है, अब कोई कहे जी मुफ्त का मिल रहा था, इतने का मिलने लगा, वो मुफ्त सब्सिडी थी। और सब्सिडी की व्यवस्था अक्टूबर 2014 में समाप्त हो गई। अब भारत सरकार के पास कोई आधार नहीं रह गया है सिवाय इसके कि वो कीमतों को कम कर सके। और वो कैसे समाप्त हुई ये भी बताना चाहता हूं। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन के साथ, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ उस समय की सरकार ने जो करार किया था, कांग्रेस की नरसिम्हा राव की सरकार ने, उसके अनुसार यह व्यवस्था बनी हुई थी कि डीजल के ऊपर सब्सिडी अक्टूबर 2010 में समाप्त होगी, जो समाप्त हो गई, और गैस के ऊपर सब्सिडी 2014 अक्टूबर में समाप्त हो गई, तो वो समाप्त हो गई। इसलिए ये झूठ का प्रतिपादन किया जाता है बताने के लिए कि सत्य क्या था। जो बाजार मूल्य था सिलेंडर का वो 1241 था। और इस भयंकर दौर में, जबकि आप देख रहे हैं कि कोविड के बाद पूरी दुनिया एक भारी आर्थिक मंदी की तरफ जा रही है, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, और अभी आपने देखा इजराइल और हमास के बीच में युद्ध शुरू हो गया, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां इतनी जटिल हैं। इसलिए जो बात मैं कई बार कह चुका हूं, आप प्रबुद्ध हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं। G20 कंट्रीज में एक कोई देश बताइए जहां महंगाई की दर भारत से कम, एक कोई देश बताइए जहां विकास की दर भारत से अधिक हो। हम विश्व में इस विपरीत परिस्थितियों में, और मैं सिर्फ कोई पाकिस्तान और श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं जो लुटे पिटे जा रहे हैं, खत्म हुए जा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की, मैं बात कर रहा हूं चाइना की। अमेरिका में इस समय 40 साल की सबसे अधिक महंगाई है। अमेरिका के 2 बड़े बैंक, जिसमें एक सिलिकॉन वैली बैंक बैंकक्रप्ट हो गया। आप जाके चेक कर लीजिए, जून के महीने में 2023 में अमेरिकी बैंकों ने फेडरल रिजर्व से सबसे ज्यादा कैश निकाला है। क्यों? वो कह रहे हैं कि लोग हमारे बैंकों से एफडी तोड़वा रहे हैं, बैंक में जो पैसा है उसको निकाल रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बैंक डिफॉल्टर हो जाए, इसलिए अधिक से अधिक कैश दीजिए। और चाइना में अगर आप देखें तो वहां की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी एवरग्रांड दिवालिया हो गई। हमारे यहाँ कोई बैंक दिवालिया हुआ क्या? हमारे यहाँ कोई कंपनी दिवालिया हुई क्या? उसके बावजूद आप यूं समझिए कि पूरे दुनिया के समुद्र में सुनामी आई हुई है और अगल बगल के सारे जहाज उल्टे पलटे जा रहे हैं। दुनिया के बड़े से बड़े जहाज डगमगा रहे हैं। मतलब मैं यूरोप, अमेरिका और चाइना की बात कर रहा हूं, और उसमें हमारे जहाज का कप्तान यानी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस कुशलता के साथ चला के ले जा रहे हैं, तो सवाल ये पूछा जा रहा है, नहीं बाहर सुनामी को मत देखो, बाहर आए हुए भूकंप को मत देखो, ये थोड़ा जहाज हिल क्यों रहा है इसको देखो। जनाब मैं कहना चाहता हूं, चलो हम ये भी बात मान लें कि बाहर मत देखो, और आप तो वही सबसे ज्यादा बाहर जाके ज्ञान देते हैं। भाई इस भारत की राजनीति के चिर युवा और चिर व्याकुल नेता जाकर आज तक भारत में जिस देश की धरती से हमको ज्ञान दिए हो, अमेरिका, मैं बता देना चाहता हूं, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान और थाईलैंड, कोई एक देश बताएं जहां इस समय महंगाई हमसे कम। या तो बाहर से जाके ज्ञान देना छोड़ दो, और या फिर हकीकत तो देखो। तो जिस कुशलता से मोदी जी यहां तक लेके आए हैं, तो उसके लिए हमें लगता है कि एक पंक्ति उनके चरितार्थ होती है कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जाए।